दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। स्वागत है प्योर पॉलिटिक्स में। और आज हम बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी नाथ की मुलाकात, या फिर कहें कि शादी के मौके पर आशीर्वाद देने की जो डिप्लोमेसी हुई, जो राजनीति हुई केशव प्रसाद मौर्य के घर पे, वही योगी आदित्यनाथ पिछले कई सालों से केशव प्रसाद मौर्य को अपने विभाग में फ्री हैंड नहीं दे रहे थे। उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। जो यूपी की 11 टीम है उसमें उनका नाम तक नहीं था। उन्हें केशव प्रसाद मौर्य यानी कि डिप्टी सीएम के घर पर सीएम को जाना पड़ा, जो कि थोड़े से ही डिस्टेंस के दोनों के जो घर हैं उन दोनों के घरों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन दिलों के बीच में काफ़ी दूरियां थी। तो इसलिए उस दूरियों को पाटने के लिए योगी आदित्यनाथ और साथ में दत्तात्रेय होसबोले भी उस मौके पर मौजूद थे। तो यूपी की पॉलिटिक्स में इन मुलाकातों के क्या मतलब है, क्यों केशव प्रसाद मौर्य यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण है, तो बात करेंगे हम प्योर पॉलिटिक्स में केशव प्रसाद मौर्य की। बात शुरुआत करते हैं जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के पद पे केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया था। वैसे तो यूपी की राजनीति में जो बड़े बड़े नाम रहे हैं उसमें राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, केशरीनाथ त्रिपाठी, ऐसे नाम यूपी की राजनीति में डोमिनेंस पे रहे हैं। और उससे पहले कल्याण सिंह का एक पूरा एरा था। कल्याण सिंह के बारे में कहा जाता था कि कल्याण सिंह जब लखनऊ से चलते थे तो पूरी लखनऊ से दिल्ली का जो सत्ता तंत्र था वो एक तरह से अलर्ट पे हो जाता था, क्योंकि कल्याण सिंह का जो वजूद था, उनका जो ऑरा था, वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो 2002-2007 का चुनाव हार चुके थे, 2012 में उन्होंने मुश्किल से जीत पाई थी, उन केशव प्रसाद मौर्य पर अमित शाह ने बाजी लगाना उचित समझा। वो क्यों लगाना उचित समझा अमित शाह ने? जब अमित शाह 2014 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अगर सत्ता की दहलीज पे जिस तरह से सत्ता के जो रास्ते हैं वो यूपी से होकर गुजरता है, तो अगर यूपी को जब तक कंट्रोल नहीं किया गया तो 2019 में भी गड़बड़ होगी। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले यूपी के विधानसभा चुनाव पे एक तरह से कब्जा किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी ये था कि जो पुरानी गलतियां थी उनको दोहराया न जाए। पुरानी गलतियां क्या थी? आप याद कीजिए 2000 से 2012 तक के यूपी की राजनीति के दौर को, जहाँ पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बाद में और मायावती का एक तरह से पूरा प्रभुत्व था यूपी की राजनीति में। बीजेपी जो थी एक मार्जिनाइज्ड प्लेयर के रूप में थी। और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, तो बीजेपी को महज 10 सीटें मिली थी। और उस समय जब प्रमोद महाजन जो यूपी के इंचार्ज थे, उनसे मैंने पूछा था कि प्रमोद जी, आपको सिर्फ 10 सीटें मिली तो यूपी की राजनीति में कैसे आप एक अपना प्रभुत्व इस्टेब्लिश कर पाएंगे? जो पार्टी राम मंदिर और अयोध्या के मूवमेंट से बाहर निकली, यूपी उसकी एक तरह से प्रयोगशाला थी, वहाँ पे सिर्फ 10 सीटें मिली है। तो प्रमोद महाजन का कहना था कि रीजनल जो पार्टी हैं, जो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, उनसे लड़ाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायावती जो शुरुआत करती हैं वो 20% के वोट शेयर से शुरुआत करती हैं। उस समय मुलायम सिंह यादव थे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे। तो मुलायम सिंह यादव जो शुरुआत करते हैं वो अपने ओबीसी यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के साथ 14-15% से शुरुआत करते हैं। बीजेपी की जो शुरुआत होती है वो 0 से बीजेपी को शुरुआत करनी पड़ती है। यानी कि बीजेपी के पास कास्ट अलायंस और कास्ट जो कोलिशन है उसका कोई बड़ा नेता नहीं है, क्योंकि कल्याण सिंह एक तरह से उनको एग्जाइल कर दिया गया था। कल्याण सिंह पार्टी से बाहर थे। तो उस दौर में बीजेपी को खासी मशक्क़त करनी पड़ी एक तरह से अपने फिगर को 10 से आगे बढ़ाने में। जब अमित शाह अध्यक्ष बने तो उन्होंने वो गलतियां, यानी कि जो अपर कास्ट का जो डोमिनेंस था पार्टी में, उसको थोड़ा सा उन्होंने बैलेंस करना शुरू किया। उन्होंने जो ओबीसी कास्ट के लीडरशिप है, जो एमबीसी कास्ट की जो लीडरशिप है, जो शेड्यूल कास्ट और उनकी जो लीडरशिप है, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, जो कि कल्याण सिंह ने किया था। कल्याण सिंह लोध जाति से थे और मात्र 2% के नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह ने वो सारी जातियों को इकट्ठा करके और हिंदुत्व का तड़का लगाकर वो यूपी में बीजेपी की उन्होंने सरकार बनाई थी। तो अमित शाह ने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कुशवाहा जाति के नेता थे और कुशवाहा जाति के
वैसे कोई प्रोमिनेंट नेता नहीं थे, क्योंकि उससे पहले वो चुनाव हार चुके थे और वो क्षेत्रीय जो बीजेपी की क्षेत्रीय इकाइयां हैं उसके वाराणसी मंडल के अध्यक्ष थे। लेकिन अमित शाह ने रिस्क लिया, केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया और उन्हें पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। केशव प्रसाद मौर्य ने मेहनत की। उन्होंने सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ा, जो कि विपक्ष के नेता थे और जो कि मायावती की पार्टी के काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे। उन मौर्य को तोड़कर, क्योंकि 8% कुशवाहा जाति का वोट बैंक है यूपी में, तो मौर्य, कुशवाहा और तमाम जो ऐसी जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी का ब्लॉक है, उसकी जातियों का एक रेनबो कोलिशन तैयार किया और जिसके आधार पर बीजेपी ने 2017 में एक बड़ी जीत हासिल की, एक बड़ा मैंडेट पाया। जातियों को और साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जो विकास और डेवलपमेंट की कहानी थी, उन सबको जोड़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एक तरह से यूपी की राजनीति में, चूँकि योगी आदित्यनाथ को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया, वो राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, तो एक तरह से ये माना जाने लगा वहाँ पे जिस तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, प्रशासन में उन जातियों का प्रभुत्व हुआ जो राजपूत कम्युनिटी के थे और माना गया कि ये राजपूतों का शासन है। जो केशव प्रसाद मौर्य थे उनको थोड़ा सा किनारे कर दिया गया। वो डिप्टी सीएम तो थे, लेकिन उनकी विभाग में, अपने विभाग में बहुत ज़्यादा चलती नहीं थी। बीजेपी ने कास्ट को बैलेंस करने के लिए दिनेश शर्मा, जो कि एक अलग डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्राह्मण जाति से, और दूसरा मौर्य कम्युनिटी से केशव प्रसाद मौर्य को बनाया था। अब चूंकि चुनाव सामने है और बीजेपी को ये लग रहा है कि डेवलपमेंट का जो कार्ड है, जो विकास का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं यूपी चुनाव में बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि विकास का जो कार्ड था उसको कोविड ने एक तरह से धो दिया है। क्योंकि कोविड की जो मिसमैनेजमेंट हुई और कोविड की जो डेथ्स हुई, वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय, जो कि अलग अलग फीडबैक में आया भी है। तो वैसी स्थिति में जो डेवलपमेंट का कार्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। तो इसलिए बीजेपी को जो अपना एक ट्रेडिशनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, उस पर खास करके ध्यान देना होगा। इसलिए आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि किस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात हो रही है, किस तरह से जो धर्मांतरण वालों को, जो धर्मांतरण करने का गिरोह पकड़ा गया है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात है। तो इस तरह की जो पोलराइजिंग इश्यूज़ हैं, उसके आधार पे कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव में पोलराइजेशन करने की कोशिश करेगी। हिंदुत्व, राम मंदिर का मुद्दा, ये सब योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं सूट करता है और योगी आदित्यनाथ उसके कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिज्म के साथ साथ उसके सबसे बड़े आइकॉन भी हैं। तो इसलिए योगी के भगवा चेहरे, भगवा वस्त्र के साथ में जीत तभी सुनिश्चित होगी जबकि कास्ट का जो अर्थमेटिक है, उसका जो अलायंस है वो इंटैक्ट रहे। इसीलिए राजभर से लेकर आप अपना दल से लेकर तमाम ऐसी छोटी जातियां जिन्होंने 2017 के चुनाव में एक बड़ा रोल प्ले किया था, इसलिए मौर्य को कहीं ना कहीं एक बैलेंस करने की ज़रूरत थी, मौर्य को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत थी और मौर्य साथ में रहें और ख़ास करके पार्टी के लिए उतनी ही मेहनत से काम करें। इसलिए थोड़े दिन पहले मौर्य ने स्टेटमेंट भी दिया। हालांकि अब बीजेपी ने कहा है कि जो चुनाव होगा उसके चेहरे तो योगी आदित्यनाथ होंगे, क्योंकि बीजेपी ये रिस्क नहीं उठाना चाहती कि सिर्फ कास्ट अलायंस के दम पे वो चुनाव मैदान में जाए, क्योंकि जो दूसरा अल्टरनेटिव विपक्षी दल है जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी है, उनके पास भी कास्ट का 20% का वोट शेयर है। तो वैसे में बीजेपी को एक पोलराइजिंग फिगर की ज़रूरत है जो योगी आदित्यनाथ हैं। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ के साथ में जो कास्ट अर्थमेटिक है, जातियों का संतुलन है, वो बना रहे। इसलिए मौर्य एक तरह से खुश रहें, प्रसन्न रहें और साथ में जो ऐसी छोटी जातियाँ हैं वो भी उनको साथ में लेकर चुनाव में उतरा जा सके। तो पिछले 2-3 दिनों में जो लगातार बैठकें हो रही थी, उसमें इसी मंत्र को एक तरह से बीएल संतोष ने रखा और कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे जो डिसकंटेंट है, जो असंतोष है, उसको ख़त्म किया जाए। किस तरह से जो पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने गलतियां की, उन गलतियों को यूपी में नहीं दोहराया जाए। वो गलतियां क्या थी, वो आपको यूपी में जो लखनऊ में कल की बैठक हुई थी उसमें दिखी। बीजेपी की बैठक में तमाम जो पूर्व अध्यक्ष थे, जिसमें कि विनय कटियार से लेकर रमापति राम त्रिपाठी और वाजपेयी, इन सबको वहाँ पे बुलाया गया था। बंगाल में बीजेपी ने तमाम जो पुराने लीडर थे उनको किनारे कर दिया गया। तथागत राय की नहीं सुनी गई थी और इसलिए तथागत राय बाद में अपनी भड़ास निकालते रहे। तो इसलिए यूपी में बीजेपी कॉशियस है। तमाम जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, उनकी सजेशन ली गई और वो किस तरह से चुनावी कैंपेन में उनका क्या रोल होगा, उन सबको उनकी बात सुनी गई है। तो
इसलिए बीजेपी कहीं ना कहीं एक पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए एक कास्ट बेस्ड ब्रॉड बेस्ड अलायंस के साथ में, हिंदुत्व के तड़के के साथ में इस चुनाव में उतरना चाहेगी। तो प्योर पॉलिटिक्स में आज इतना ही। बाकी एपिसोड में, अगले एपिसोड में बात किसी और मुद्दे की। शंकर एनिमेश, द प्रिंट।